आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तीनों पक्षों की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच के फैसले को चीफ जस्टिस ने बदला। अब 9 फरवरी को होगी सुनवाई। योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान पर कांग्रेस और सीपीआई के कड़े तेवर। कांग्रेस ने कहा देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद। येचुरी ने कहा प्रधानमंत्री के आश्वासन तक नहीं चलेगी राज्यसभा। शारदा चिटफंड घोटाले में कैबिनेट मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी सांसदों और वर्करों का प्रदर्शन। सांसदों ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन तो कोलकाता में वर्करों ने काटा बवाल। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में अब भी 40 से ज्यादा लोग आतंकवादियों के हाथों में बंदी। सुरक्षा एजेंसियों के सामने आतंकियों ने रखी शर्तें। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत में नहीं है हमले का कोई खतरा। एलन मिश्र हत्याकांड में आज भी नहीं हो सका सजा का ऐलान। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत अब 18 दिसंबर को सुनाएगा फैसला। और कपास के मूल्य को लेकर अहमदाबाद में किसानों का धरना। कहा लागत मूल्य से भी कम मिल रहे हैं बाजार में दाम। सरकार से समर्थन मूल्य घोषित करने की उठाई मांग। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार किए जाने के आदेशों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच खंडपीठ ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक हफ्ते पहले दिए गए फैसले पर रोक लगाने के साथ ही आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार कराए जाने पर रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर 9 फरवरी को सुनवाई की बात कही। आज अदालत में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के साथ साथ खुद को आशुतोष महाराज का बेटा मानने वाले दिलीप झा और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पदाधिकारी भी पेश हुए और सभी पक्षों की दलीलों पर सुनवाई पूरी होने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। इस रोक लगने के साथ ही पंजाब सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। वकील शामिल थे। आज डेरा की, सरकार की और दलीप झा की तीनों अपीलें तो जस्टिस बेदी के निर्णय के खिलाफ थी, उनको स्वीकार कर लिया है विचारक और उसकी अगली सुनवाई अब 9 फरवरी को होगी। माननीय न्यायाधीशों ने जो लर्नड सिंगल जज का फैसला था 1 दिसंबर का, जिसमें उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए थे महाराज जी के सदन में, उस पूरी जजमेंट पर अगले आदेशों का स्थगनादेश जारी कर दिया है और उस पर स्टे जारी कर दिया गया है। आज फैसले की सुनवाई हुई, तीनों पक्ष पेश हुए। प्रार्थी जो अपने आप को उनका बेटा बताता है उसकी तरफ से भी अपील थी, संस्थान की तरफ से भी अपील थी, पंजाब सरकार ने भी उस निर्णय के खिलाफ अपील डाली थी। तो थोड़ी जो शुरुआत की बहस होती है वो तीनों पक्षों की बहस होने के बाद तीनों ही अपीलें विचारार्थ दाखिल कर ली गई हैं, एडमिट कर ली गई हैं और सिंगल जज का जो निर्णय था उस पर स्थगनादेश जारी कर दिया गया है। अब आगे जो भी कार्रवाई है शायद 9 फरवरी को होगी, ऐसा उन्होंने अगली तारीख दी है। क्या दलीलें दी गई आपकी? हमारा ये कहना है कि सिंगल जज जो 3 पॉइंट हमने उनको बताए, पहली बात लर्नड सिंगल जज के सामने जो दिलीप झा की याचिका थी उसमें उन्होंने इतना ही कहा था कि मैं महाराज जी का बेटा हूँ। सिंगल जज ने अपने निर्णय में लिखा है कि वो बिल्कुल भी ये साबित नहीं कर पाया कि वो महाराज जी का बेटा है और अगर वो महाराज जी का बेटा नहीं है तो उसको रिट डालने का कोई अधिकार नहीं है, ये सिंगल जज ने लिखा। हमने जजों से निवेदन किया कि जब हाईकोर्ट इस निर्णय पर पहुंच गया कि दिलीप झा को याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं था तो फिर वो मामले का वही अंत हो जाना चाहिए था। आगे चल के हाईकोर्ट के सिंगल जज ने जो ये कहा कि मैं डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि महाराज जी जीवित नहीं है, वो मृत है, आगे सरकार की एक कमेटी बना दी संस्कार के लिए, वो सारी की सारी जो आदेश हैं वो कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। महाराज जी उनकी आस्था के अनुसार, डेरे के अनुसार, संस्थान के अनुसार वो समाधि में है और उनको मृत घोषित करना जो है वो बिल्कुल ही कानून के दायरे के बाहर था। और हमने ये भी कहा कि 1 सेकंड के लिए अगर मान लीजिए मान भी दिया जाए कि वो नहीं है तो भी
हाईकोर्ट को कोई आदेश नहीं है कि वो सरकार को आदेश दे कि आप एक कमेटी बनाओ और इस तरीके से संस्कार करो, ये क्रियाएं करो, वो क्रियाएं करो। सारी तीनों तरफों की बहस सुनने के बाद सरकार की तरफ से दलील ये दी गई कि ना तो सरकार के लिए किसी ने प्रार्थना की थी कि सरकार को कहो संस्कार करे, ना ही सरकार ने उससे कोई लेना देना था। ये शुद्ध धार्मिक मामला है, इसलिए शुद्ध धार्मिक मामले में किसी किस्म का हाईकोर्ट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हमने ये भी कहा कि वो समाधि में है, इसका निर्णय हाईकोर्ट नहीं कर सकता है। ये विशुद्ध धार्मिक मामला है। भारत के संविधान के धारा 25 और 26 में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में हाईकोर्ट या कोई भी कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक चॉकलेट शॉप पर हुए आतंकी हमले को लेकर अभी तक वहां पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। शॉप के अंदर अभी भी 50 के करीब लोगों के बंधक होने की सूचना है, जबकि 3 महिलाओं सहित 5 लोग इस कैफे से बाहर निकल चुके हैं। इसी बीच ऐसी खबरें हैं कि आतंकवादियों ने पुलिस के सामने 2 शर्तें रखी है। आतंकियों ने इस कैफे के अंदर आईएस का झंडा मांगने के अलावा प्रधानमंत्री टोनी एबट से सीधी बातचीत करने की भी एक शर्त रखी। इसी बीच चॉकलेट कैफे को चारों तरफ से घेर लिया गया है और कुछ पुलिस अधिकारियों का आतंकियों के साथ भी संपर्क होने का दावा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में करीब 9 घंटे से बंधक संकट जारी है। अब तक 5 बंधक छोड़े जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक आतंकियों की तरफ से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं है। 10 न्यूज के मुताबिक बंदूकधारी ने पुलिस को बताया कि 4 बम कैफे में फिट हैं, 2 कैफे के अंदर है। वहीं CNN चैनल के मुताबिक सिडनी कैफे में बंधक बनाने वाले बंदूकधारी ने 2 मांगे रखी हैं, एक आईसिस का झंडा और ऑस्ट्रेलिया पीएम से फोन पर बातचीत। चश्मदीदों के मुताबिक कई बंधकों को शीशे की तरफ से मुंह करके खड़ा होने को कह दिया गया है। बंधकों को कहा गया है कि हाथ ऊपर करके खड़े रहें। मौके पर काले रंग के एक झंडे की तस्वीर भी खींची गई है। ऑस्ट्रेलिया के इस सबसे बड़े आतंकी संकट से निपटने के लिए न्यू साउथ वेल्स की पुलिस जुटी हुई है। सिडनी शहर में बड़ा पुलिस ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया है। आसपास की बिल्डिंग खाली करवा दी गई है। इनमें चैनल 7 का दफ्तर भी है, जो कि कैफे के बिल्कुल पास है। मार्टिन प्लेस नाम की जिस जगह पर चॉकलेट शॉप है, वो सिडनी का बेहद ही अहम इलाका माना जाता है। पुलिस बंधक संकट को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। आसपास के दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को कह दिया गया है कि वो बाहर ना निकले। इलाके के आसपास चलने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक कैफे में कुल कितने लोग हैं, इसके बारे में उन्हें सटीक जानकारी नहीं है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया मीडिया के हवाले से खबर आई है कि आतंकियों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की पेशकश की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी ने उनसे इस बारे में संपर्क नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सिडनी में अज्ञात आतंकियों द्वारा किए गए हमले और उसके बाद आईएस का झंडा मांगने की घटना को लेकर देश के सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जाहिर की। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हमलों को देखते हुए भारत सरकार को भी सचेत रहने की जरूरत है और साथ ही आईएस को किसी भी कीमत पर कम होकर नहीं आंकना चाहिए। तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि देश में आईएस आतंकियों का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए सरकार आने वाले दिनों में हर जरूरी और प्रभावी कदम उठाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जो आईएस का खतरा है वो अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमारे देश में खासकर लोग उसको बड़ी सुकून से देख रहे थे कि दिल्ली दूरस्थ, अब तो दिल्ली बहुत दूर है। ये मानसिकता हमारे दिमाग में है कि साहब वो तो इराक में है, वो सीरिया में है, तो वो हमसे हजारों मील दूर है, तो हमें कोई इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला साहब ने तो बिल्कुल उसको मजाक के तौर पे ले लिया था कि ये तो किसी किस्म का जोक है। मतलब मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सुरक्षित रहेगा। जो भी प्रभावी कदम उठाने आवश्यक होंगे वो हमारी सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ अब भी अपने बयान पर कायम है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर कुछ दहाके पहले कोई भी हिंदू व्यक्ति भूल के कारण इस्लाम धर्म में चला गया था तो उसकी घर वापसी किसी भी तरह से गलत नहीं है।
बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाने के लिए सभी दलों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो वहीं योगी के बयान को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मायावती का कहना है कि धर्मांतरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यूपी में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश में है और सरकार को ऐसे राजनेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने के लिए सरकार ने कह दिया, विपक्ष के लोग उसमें सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है केंद्रीय कानून एक बन जाए तो हम भी धर्मांतरण के विरोधी हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी कालखंड में धर्मांतरित होकर के इस्लाम ईसाईत्व को स्वीकार किया है और स्वेच्छा से वापस आना चाहता है तो मुझे लगता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। हिंदू शौर्य और हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक है 6 दिसंबर 1992 की घटना। के जो बीजेपी के सांसद हैं योगी आदित्यनाथ, तो ये उत्तर प्रदेश में तो पिछले कुछ वर्षों से वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव किसी न किसी मुद्दे को लेके पैदा करते रहे हैं और खास तौर से अभी जो धर्म परिवर्तन को लेकर तो उन्होंने घर वापसी के नाम पर बहुत लंबी सूची बना रखी है कई जिलों की। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं तनाव पैदा करके। ऐसी स्थिति में वहाँ की जो राज्य की सरकार है सपा सरकार, तो उनको सख्ती से इनको निपटना चाहिए। धर्मांतरण के स्थान पर घर वापसी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर योगी आदित्यनाथ कायम है। बीजेपी सांसद ने स्पष्ट किया है कि जो कोई भी हिंदू परिवार कई दशकों पहले मुस्लिम धर्म को अपना चुका है, अगर वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। योगी के इस बयान को लेकर कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी कड़ा एतराज जाहिर किया। इस मामले में आज राज्यसभा के अंदर हंगामा होने के बाद कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी नेता जानबूझकर देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने मांग की है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन को आकर आश्वस्त करें, नहीं तो आने वाले दिनों में राज्यसभा में कार्रवाई को बाधित किया जाएगा। ये ऐसे लोग स्टेटमेंट दे देकर इस देश में एकता को भंग करना चाहते हैं और इस देश में जो अब हम डेवलपमेंट के ओर जाना, इसीलिए जो हमारी कोशिश है अब 10-15 साल से, उसको यही लोग आड़े आ रहे हैं और यही लोग एक धर्म के नाम पे और जातियों में झगड़ा लगाना, धर्म में झगड़ा लगाना, समाज में फूट डालना और जो देश मजबूत हो रहा है आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से, उसको तोड़ने की कोशिश बीजेपी के नेताओं नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खेल बना लिया। जितने भी ये शिवसेना है, आपकी आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सब यही काम कर रहे हैं। इनमें से एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो किसी डेवलपमेंट के काम के बारे में बोलती हो। इन्होंने बार बार उन मुद्दों को उठाते हैं और मुझे लगता है कि इसमें इनका क्या जरूरत है। अगर ये जानबूझ के कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये दरार पैदा कर रहे हैं हमारे अंदर। ये तय हुआ पूरे विपक्ष की तरफ से कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित रहे, हमारा बहस सुने और बहस के बाद आश्वासन दे, ना सिर्फ सदन को लेकिन पूरे देश को, कि इस तरीके के काम जो हो रहे हैं, जो हमारे संविधान के ढांचे को ही, कमजोर की बात छोड़िए, उस ढांचे को ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इस तरीके के बाद उनकी सरकार होने नहीं देगी। तो शारदा चिटफंड घोटाले में कैबिनेट मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने आज संसद भवन के बाहर जमकर हंगामा किया। सांसदों ने संसद भवन के बाहर अपने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की और सीबीआई के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अब अपना विरोध कोलकाता की सड़कों पर जाहिर किया।
कपास की फसल पर पर्याप्त मूल्य न मिलने के विरोध में आज अहमदाबाद के अंदर सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। अलग अलग किसान संगठनों के बैनर तले इन किसानों ने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कपास के बाजार थोक मूल्य में किसानों की हो रही लूट को लेकर नारेबाजी की। धरने की अगुवाई कर रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि कपास की पैदावार पर प्रति 20 किलो उनकी 1,500 रुपए की लागत आ रही है, लेकिन बाजार में उन्हें 800 से लेकर 1,000 रुपए तक ही मिल रहे हैं। किसानों ने इसके साथ ही मांग की है कि उन्हें लागत मूल्य से ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाए ताकि वह अपने परिवारों का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर पाएं। हमारी डिमांड ये रही है कि कपास की कीमत जो सही ढंग से हमें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 1500 रुपया 20 किलो का है, इसकी जगह बाजार में 800 रुपये से नीचे और थोड़ा सा ज्यादा इस प्रकार से मिलती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 1500 रुपया है। तो 1500 रुपया मिलनी चाहिए, इसीलिए रैली निकाली है। वहीं कश्मीर सहित दूसरे पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने से पूरे उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। उत्तर भारत में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी और भी बर्फबारी होने का अनुमान है और ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई और पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों के अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि ऊंचे इलाकों में और बर्फ गिर सकती है। बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस समय में हो रही है, मतलब नहीं तो जनवरी में होती थी। आज बहुत हैवी बर्फ हुई, जो इसे पानी पाइपें जाम हो गई है, पानी आज आया नहीं है और फिसलन बहुत हो गई है, यानी कि कहीं हर मोड़ पे कोई गिर रहा है, चोट लग रही है, यही डर रहता है। बच्चों के साथ जाने में दिक्कतें रह रही है। दिल्ली में हुई बारिश के चलते ठंड के कारण लोग घरों के अंदर ही रहे। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे 16 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में 3.8 मिलीमीटर बारिश हुई और मौसम में नमी का स्तर 87 से 93% के बीच रहा। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड और चकराता और कुमाऊं में मुंशियारी और धारचूला में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने बताया कि चंडीगढ़ में 74.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पंचकुला में 50 मिलीमीटर, कालका में 40 मिलीमीटर, अंबाला में 39.8, लुधियाना में 23.5 और माधोपुर में 19.3 मिलीमीटर और पटियाला में 17.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जैसलमेर और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान सबसे कम 6.4 और 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड बहुत बढ़ गई और अधिकतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहां न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे जा पहुंचा। देर रात को न्यूनतम तापमान 0 से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस था, जो 0 से नीचे 1.2 डिग्री रहा। जम्मू कश्मीर में सबसे सर्द स्थान कारगिल रहा, जहां तापमान 0 से कम 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। लेह में तापमान 0 से नीचे 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है कि आज तो परेशान बहुत ही है। एक तक आ रही है, राजस्थान के, दिल्ली, जयपुर, अलवर के सारे लोग यहाँ पर और भी कहीं के रहते हैं यहाँ पर सर्दी का। हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, सर्दी बहुत पड़ी है, बारिश बहुत पड़ी है, बच्चे बाहर बैठे हुए तपड़ियाँ आग बढ़ा बढ़ा के। और साथ ही हमारी बारिश और तेज हवाओं ने सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ठंडी हवाएं और हल्की बारिश का सिलसिला रविवार से ही शुरू हो गया था। रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। 2 दिन से मौसम में बादल छाए हुए थे और हवा भी चल रही थी।
रविवार को मौसम सुबह से ही कुछ अलग मिजाज में दिखाई दे रहा था और सुबह से ही काले बादल छाए रहे और हवा चली। तो वही करनाल की बात करते हैं, जहां पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। करनाल में सड़कों के अधूरे निर्माण के चलते एक और हादसा देखने को मिला, जहां 6 लोगों से भरी हुई एक कार नाले में जा गिरी। कार में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से 3 को कल्पना चावला ट्रॉमा सेंटर दिल्ली के लिए रेफर किया गया। करनाल में अधूरे सड़क निर्माण के कारण दर्जनों लोग अब तक अपनी जान सड़क हादसे में गंवा चुके हैं और इन सड़क हादसों में अब एक और हादसा जुड़ गया है। दरअसल अटल पार्क के पास नेशनल हाईवे पर एक कार दिल्ली से करनाल हवेली जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सीधे नाले में जा गिरी। एक्सीडेंट हुआ है निर्मल कुटिया और ITI चौक के बीच में। 6 पेशेंट आए हैं, जिसमें से 3 सीरियस है। रेफर किया गया है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली भेजा जा रहा है। इस दुर्घटना में स्विफ्ट कार सवार 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत खराब होने के कारण डॉक्टरों ने उनको दिल्ली रेफर कर दिया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। कार कोई दिल्ली से बता रहे हैं आ रही थी, रास्ते में वो पुल के बीच में कच्चे रास्ते से उतर के वहाँ गिर गई। 2 पुलों के बीच में 6 आदमी सवार थे, उसमें 3 आदमी की ज्यादा सीरियस कंडीशन है, वो रेफर कर दिए हैं, 3 ही हैं। पुलिस की माने तो कार जब अटल पार्क के पास पहुंची तभी अचानक ओवरब्रिज से नीचे उतरते ही कार अनियंत्रित हो गई और 10 फुट नीचे नाले में जा गिरी। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। गुलिस्तान न्यूज के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह चौधरी की रिपोर्ट। तो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ होंगे। नियमित कप्तान माइकल क्लार्क के चोटिल होने और सीरीज के बाहर हो जाने के चलते स्मिथ को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 25 वर्षीय स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के 45वें और किम ह्यूज के बाद सबसे कम उम्र के कप्तान होंगे। उप कप्तान और विकेटकीपर ब्रैड हैडन को क्लार्क की जगह मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन खराब फॉर्म ने 37 वर्षीय हैडन को इस दौड़ से बाहर रखा। Steve Smith reeled off his 5th Test century and left no doubt who it was for. Ricky might be walking over to the number on the ground here. भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के नए कप्तान स्टीवन स्मिथ को चुना गया है। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में नॉट आउट 162 रन और दूसरी पारी में नॉट आउट 52 रन बनाने वाले स्मिथ पर अब बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी का भी दबाव होगा। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे युवा कप्तान होंगे। माइकल क्लार्क के चोटिल होने की वजह से स्मिथ को जिम्मेदारी मिली है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे युवा सदस्य भी हैं। बावजूद इसके चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है। इससे पहले ब्रैड हैडन को कप्तान बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के 45वें टेस्ट कप्तान हैं। शानदार प्रदर्शन का इन्हें मिला है इनाम। दरअसल स्टीव स्मिथ के लिए बीते 18 महीने बेहद कामयाबी भरे रहे हैं। उन्होंने इस दौरान 12 टेस्ट मैचों में 5 शतक जमाए हैं। बल्लेबाजी से कमाल दिखाने की वजह से कप्तानी पर उनका दावा मजबूत हुआ। अब तक स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 23 टेस्ट मैच खेले हैं और इसमें करीब 46 की औसत से 1749 रन बनाए हैं। अजीब संयोग ये है कि ब्रिस्बेन में भारत की ओर से विराट कोहली अपने सीनियर महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी का बैटन वापस थमा रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई खेमा अपने भविष्य के कप्तान को जिम्मेदारी का बैटन थमा रहा होगा। ये ऑस्ट्रेलियाई चयन समिति की दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्मिथ को क्लार्क के विकल्प के तौर पर पेश किया है। वहीं स्मिथ ने कहा है कि कप्तानी का उनका सपना पूरा हो रहा है और ये सोचकर वे बेहद रोमांचित हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।